हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। डे 4 रिवीजन पार्ट 2 में आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंश्योरेंस के टाइप एंड इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स। मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूं कि किस तरह का एक क्वेश्चन सैंपल पेपर में इंश्योरेंस से रिलेटेड आया है। कभी कभी ही ऐसा होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए दैट व्हाट आर द वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, या 3 नंबर में कोई 2 प्रिंसिपल्स एक्सप्लेन करने के लिए आ जाए। लेकिन मोस्टली प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस में केस स्टडीज ही आती हैं, जिसके लिए हमें हर एक प्रिंसिपल की डिटेल अंडरस्टैंडिंग पता होनी चाहिए कि उस प्रिंसिपल का मीनिंग क्या है, कौन सी सर्कमस्टांसेस में जो है वो क्लेम एक्सेप्ट होता है, कौन सी सर्कमस्टांसेस में प्रिंसिपल जो है वो वायलेट होता है और क्लेम एक्सेप्ट नहीं होता है। एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर्स टुडे. So let's connect to commerce and let's understand in detail the principles of insurance with the help of case studies. इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स की एक्सप्लेनेशन से पहले मैं दोबारा से रिवाइज करना चाहती हूँ इंश्योरेंस की डेफिनेशन। दैट इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड वेयर द इंश्योरर एग्रीज टू कंपनसेट द लॉस दैट हैज हैपेंड टू द इंश्योर्ड इन कंसिडरेशन ऑफ द अमाउंट दैट इज कॉल्ड द प्रीमियम। तो इंश्योरेंस की डेफिनेशन के 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स आपको हमेशा पता होने चाहिए। द इंश्योरर, द इंश्योर्ड, द पॉलिसी एंड द प्रीमियम। इंश्योरर वो होता है जो एज पर द एग्रीमेंट कंपनसेशन पे करता है। इंश्योर्ड वो होता है जिसको कंपनसेशन मिलती है इन द इवेंट ऑफ द लॉस। पॉलिसी एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस जो इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में तय होती हैं उस डॉक्यूमेंट में लिखी होती हैं। और प्रीमियम वो अमाउंट होता है जो कि इंश्योरर को पे करता है इन ऑर्डर टू गेट द सर्विस फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। Now let's begin the revision of principles of insurance. जो टोटल इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं और हर एक प्रिंसिपल से रिलेटेड एक एक बेसिक डेफिनेशन मैंने लिख दी है। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि पर्टिकुलर प्रिंसिपल किस चीज से रिलेटेड है, उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ द केस स्टडीज. You can either take the screenshot or you can note down in your notes copies the names of these 6 principles: utmost good faith, indemnity, insurable interest, contribution, causa proxima or proximate cause, and subrogation, that is called substitution. utmost good faith principle का क्या मीनिंग है कि जो दोनों ही इंश्योरर और इंश्योर्ड हैं they should make full and accurate disclosure of information. जो भी इंफॉर्मेशन इंश्योर्ड के पास है और जो भी इंफॉर्मेशन इंश्योरर के पास है, दोनों को ही एक दूसरे को सारी इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट इंफॉर्मेशंस डिस्क्लोज करनी है। इट मींस कि जब कॉन्ट्रैक्ट लिया जाए इंश्योरेंस का तो इंश्योरर और इंश्योर्ड को गुड फेथ में एक्ट करना है। बोथ शुड हैव अ गुड फेथ ऑन ईच अदर। और अगर इन दोनों में से कोई भी मटेरियल फैक्ट्स को हाइड करेगा तो जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड नहीं माना जाएगा और जो कंपनसेशन है वो नहीं मिलेगी। एग्जांपल्स एंड केस स्टडीज हम सारे प्रिंसिपल्स से रिलेटेड सारे प्रिंसिपल्स की मीनिंग एंड डेफिनेशन देखने के बाद करेंगे। सेकेंड प्रिंसिपल है इंडेमनिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। इंडेमनिटी का मतलब होता है कंपनसेशन। तो इस प्रिंसिपल में क्या बताया गया है? द इंश्योरर अंडरटेक्स टू कंपनसेट द इंश्योर्ड द एक्चुअल अमाउंट ऑफ लॉस और द पॉलिसी अमाउंट विच एवर इज लेस। मतलब पॉलिसी अगर 5 लाख की ली गई है और एक्चुअल अमाउंट ऑफ लॉस 2 लाख है तो एक्चुअल अमाउंट ऑफ लॉस कम हो गया तो इंश्योरर जो है वो 2 लाख का कंपनसेशन देगा इंश्योर्ड को। और अगर पॉलिसी अमाउंट 5 लाख है और एक्चुअल लॉस जो है वो 6 लाख का हो गया तो इंश्योरर जो है वो इंश्योर्ड को 5 लाख ही देगा क्योंकि पॉलिसी अमाउंट कम है। The basic purpose of this principle is that insured is not allowed to make profit out of the contract of insurance, and according to the principle of indemnity, it is the duty of the insurer to put the insured in the same financial position where he was before the loss. Then come to the third principle, that is the insurable interest. इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? द फाइनेंशियल इंटरेस्ट, द पेक्यूनियरी इंटरेस्ट दैट द इंश्योर्ड हैज इन द सब्जेक्ट मैटर, चाहे वो लाइफ हो चाहे वो कोई ऑब्जेक्ट हो। और इस प्रिंसिपल का मीनिंग क्या है? दैट द इंश्योर्ड मस्ट हैव द इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर। मतलब इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए क्या कंडीशन है
कि जो इंश्योर्ड है उसका सब्जेक्ट मैटर में इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना जरूरी है। टाइम ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट है वो टाइप्स ऑफ द इंश्योरेंस के हिसाब से अलग अलग है, लेकिन प्रेजेंस ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट इज मस्ट। और इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता क्या है? इंटरेस्ट इन द प्रिजर्वेशन ऑफ द थिंग और द लाइफ इंश्योर्ड। मतलब जो भी लाइफ या जो भी थिंग इंश्योर्ड ने इंश्योर करा रखी है उस लाइफ और थिंग में उसका इंटरेस्ट प्रेजेंट होना जरूरी है और उसकी प्रिजर्वेशन से उसको फायदा होना चाहिए। Then the principle of contribution that is applicable in case of the double insurance। कभी कभी रिस्क जो है वो बहुत ज्यादा होता है तो इंश्योर्ड जो है वो एक से ज्यादा पॉलिसी लेता है अपने सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड। तो उस केस में क्या होता है दैट इफ अ पर्सन हैज टेकन मोर इंश्योरेंस पॉलिसीज फॉर द सेम रिस्क देन ऑल द इंश्योरर्स विल कंट्रीब्यूट द लॉस in proportion to the amount assured by each one of them। इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला होता है कि टोटल इंश्योरेंस पॉलिसी का जो अमाउंट होता है उसको डिनोमिनेटर में लेते हैं और सम इंश्योर्ड विद अ पर्टिकुलर इंश्योरर को न्यूमरेटर में लेते हैं और उसको टोटल लॉस से मल्टीप्लाई करते हैं, तब हर एक पर्टिकुलर इंश्योरर की लायबिलिटी जो है वो कैलकुलेट होती है। वो जब हम क्वेश्चंस करेंगे अभी वो फॉर्मूला भी आपसे डिस्कस करूंगी, लेकिन अभी आपको मीनिंग समझना होगा कि एक्चुअली कंट्रीब्यूशन प्रिंसिपल क्या है। कि कंट्रीब्यूशन प्रिंसिपल में ये बताया गया है कि अगर एक से ज्यादा इंश्योरर से पॉलिसी ली गई है तो जब लॉस होगा तो उसको सारे इंश्योरर्स जो है वो कंपनसेट करेंगे उस प्रोपोर्शन में, उस रेशियो में जिस रेशियो में वो पॉलिसी अलग अलग इंश्योरर्स से ली गई है। और टोटल अमाउंट ऑफ लॉस जो है वो इंश्योर्ड हर एक इंश्योरर से रिकवर नहीं कर सकता है। इंश्योरर्स मिलकर लॉस को कंपनसेट करेंगे, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। देन देयर इज अ प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा जिसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमेट कॉज। What is the meaning of that principle? When the loss is the result of two or more causes। कभी कभी लॉस जो है वो एक कॉज की वजह से होता है और कभी कभी लॉस जो है वो एक से ज्यादा कॉजेस की वजह से होता है। तो उस केस में क्या होगा? दी प्रॉक्सिमेट कॉज इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। तो जो कंपनसेशन दिया जाएगा वो प्रॉक्सिमेट कॉज की वजह से दिया जाएगा। इंश्योरर नॉट लायबल फॉर द रिमोट कॉज। तो जो रिमोट कॉज होगा जिसकी ना तो इंश्योरेंस ली गई है और ना ही वो प्रॉक्सिमेट कॉज जैसा है, तो इस पर्टिकुलर कॉज के लिए कोई इंश्योरेंस क्लेम जो है इंश्योरर इंश्योर्ड को नहीं देगा। तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा द इंश्योर्ड विल गेट द कंपनसेशन for the cause of loss that is insured and also for the cause that is very proximate to the cause of loss that is insured, but will never get the compensation for the remote cause। Last है subrogation जिसको substitution principle भी कहा जाता है। According to this principle, after compensation is paid by the insurer, the rights of the insured on the damaged property are passed on to the insurer। मतलब किसी प्रॉपर्टी की इंश्योर्ड ने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, फिर वो प्रॉपर्टी में कुछ लॉस हो गया, वो डिस्ट्रॉय हो गई और उस लॉस के अगेंस्ट उसे कंपनसेशन मिल गया इंश्योरर से। तो अब जो प्रॉपर्टी बच गई, चाहे वो टूटी फूटी कंडीशन में है या खराब कंडीशन में है या किसी भी कंडीशन में है, उस प्रॉपर्टी को इंश्योर्ड अपने पास नहीं रख सकता है। दैट प्रॉपर्टी ही हैज टू हैंड ओवर टू द इंश्योरर। तो जो राइट्स ऑफ द इंश्योर्ड हैं वो सब्स्टिट्यूट हो गए, वो किसके पास चले गए? इंश्योरर के पास चले गए, उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जिसकी उसने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी थी और उसके अगेंस्ट उसे कंपनसेशन मिल गया। तो बच्चों इन सारे प्रिंसिपल से रिलेटेड जो इनकी बेसिक डेफिनेशंस हैं ये तो आप याद कर ही लेंगे और इसके अलावा आप 2-3 पॉइंट्स हर एक प्रिंसिपल से रिलेटेड लिख सकते हैं। एक तो हर प्रिंसिपल के साथ उसका एग्जांपल देके आप एक्सप्लेन करेंगे, उसके साथ साथ आप ये लिखेंगे कि कौन से केस में कंपनसेशन मिलेगी और कौन से केस में कंपनसेशन नहीं मिलेगी। तो अब हम कुछ केस स्टडीज देख लेते हैं इन प्रिंसिपल्स से रिलेटेड और उसी के साथ साथ मैं आपको इन प्रिंसिपल्स को और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। सिंगल लाइन स्टेटमेंट्स या छोटी छोटी केस स्टडीज हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस से रिलेटेड, या तो 3 नंबर की या 1 नंबर की। तो उसमें कैसे आपको प्रिंसिपल आइडेंटिफाई करना है विद द हेल्प ऑफ द डेफिनेशंस दैट वी हैव डिस्कस नाउ और उसको एक्सप्लेन कैसे करना है, लेट्स डिस्कस। सबसे पहले देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, आदित्य गेट हिज हाउस इंश्योर्ड अगेंस्ट फायर फॉर ₹10 lakh with the insurer A and for ₹5 lakh with the insurer B. A loss of 3 lakh has occurred.
हाउ मच कंपनसेशन कैन ही क्लेम फ्रॉम ए एंड बी एंड वाई। यहाँ पे इंश्योरर ए और इंश्योरर बी की बात हो रही है। इसका मतलब कि दो इंश्योरर्स हैं, तो जो प्रिंसिपल यहाँ पे एप्लीकेबल होगा वो होगा प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। तो डायरेक्ट आपसे आइडेंटिफिकेशन नहीं पूछा है कि कौन सा प्रिंसिपल एप्लीकेबल हो रहा है, लेकिन ये पूछा है कि कितना कंपनसेशन उसे मिलेगा इंश्योरर ए से, कितना कंपनसेशन मिलेगा इंश्योरर बी से और क्यों। तो जब आप क्यों का आंसर लिखेंगे तब आप फॉर्मूला बताकर एक्सप्लेन करेंगे कि क्योंकि उसने डबल इंश्योरेंस ले रखी है तो जो लायबिलिटी है वो दोनों इंश्योरेंस की ऐसे कैलकुलेट होगी, because according to the principle of contribution the whole amount of loss cannot be recovered from single insurer, it has to be contributed by all the insurers। इस आंसर को भी बच्चों आप पॉइंट्स में लिखेंगे that the compensation he can claim from the insurer A and B will be calculated as follows। तो पहले आप सबसे पहले पॉइंट में फॉर्मूला लिखेंगे जो कि लायबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए मैंने अभी अभी आपको बताया। तो इस क्वेश्चन में टोटल सम इंश्योर्ड जो है वो 15 लाख का है और एक्चुअल लॉस जो है वो 3 लाख का है, और जो इंश्योरर ए से सम इंश्योर्ड है वो 10 लाख का है, इंश्योरर बी से जो सम इंश्योर्ड है वो 5 लाख का है। तो 10:5 दैट इज 2:1 की रेशियो में लॉस कंपनसेशन होगा। तो 3 लाख का 2/3 एंड 3 लाख का 1/3 आप कैलकुलेट करके बताएंगे। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे दैट ही विल रिकवर 2 लाख फ्रॉम द इंश्योरर ए एंड 1 लाख फ्रॉम द इंश्योरर बी। फिर आप उसके बाद लाइन लिखेंगे दैट दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, और आप एक लाइन में प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन बता देंगे। So such type of case studies you can get on any of the principle of insurance. So let's discuss some more questions on the principles of insurance. Question number 2. Sukarn has taken a fire insurance policy of his factory. Due to fire, he suffered a loss of rupees 2 lakh and he gets the compensation for the same. The half-burned goods can be sold for rupees 30,000. Who has the right over it and why? लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन के हिसाब से ही आपको आंसर करना है। यहाँ पे 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन है कि हाफ बर्न गुड्स के ऊपर राइट किसका है और क्यों। तो अभी हमने प्रिंसिपल डिस्कस करा द प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन और सब्स्टिट्यूशन, जिसमें मैंने आपको बताया कि कंपनसेशन पे करने के बाद जो सब्जेक्ट मैटर होता है जिसकी कंपनसेशन इंश्योर्ड को मिल चुकी है, उस सब्जेक्ट मैटर पे अब इंश्योर्ड का अधिकार नहीं है, अब किसका अधिकार है, इंश्योरर का है। तो इस क्वेश्चन में भी यही दे रखा है कि इंश्योरर कंपनसेशन पे कर चुका है। तो आपका आंसर होगा दैट द इंश्योरर और द इंश्योरेंस कंपनी हैज द राइट over the half burned goods। फिर सेकेंड पार्ट में आप लिखेंगे why, because the principle of substitution is applicable here, and थर्ड पॉइंट में लिखेंगे what is the principle of substitution, उसे आप एक्सप्लेन कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ फैक्ट्री ओनर गेट्स हिज स्टॉक ऑफ गुड्स इंश्योर्ड बट ही हाइड्स द फैक्ट दैट द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हैज इशूड हिम अ स्टैट्यूटरी वार्निंग लेटर टू गेट हिज फैक्ट्री वायरिंग चेंज्ड। Later on, the factory catches fire due to the short circuit of wiring. Can he claim the compensation? तो क्वेश्चन तो एक ही है कि क्या वो कंपनसेशन क्लेम कर सकता है। तो जब आप आंसर लिखेंगे येस और नो, सबसे पहले तो आप ये बताएंगे कि वो कंपनसेशन क्लेम कर सकता है या नहीं, और अपने सपोर्ट में आप रेलेवेंट प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे इंश्योर्ड को एक वार्निंग मिली हुई है कि जितनी भी वायरिंग है अपनी फैक्ट्री की वो उसे चेंज करानी थी क्योंकि वायरिंग खराब हो रही थी, और उस वार्निंग के हिसाब से उसे सारी वायरिंग चेंज करानी थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं करा और ना ही ये मटेरियल फैक्ट अबाउट द वार्निंग इंश्योरर को बताया। तो यहाँ पर इंश्योर्ड कौन सा प्रिंसिपल वायलेट कर रहा है, द प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, जिसके हिसाब से इंश्योरर और इंश्योर्ड दोनों की ड्यूटी होती है कि जो भी सब्जेक्ट मैटर है या जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो एक दूसरे को डिस्क्लोज करें। तो you will write the answer that the insured cannot get the compensation because he has violated the principle of utmost good faith। और second point में आपको बताना है that what is the principle of utmost good faith। Come to next question। Shubham has taken a loan from Saurabh against the security of his factory। Can Saurabh take a fire insurance policy of that factory? सौरभ ने शुभम को लोन दे रखा है
और उसके बदले में शुभम ने एक फैक्ट्री जो है वो सौरभ के पास गिरवी रख रखी है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है क्या सौरभ उस फैक्ट्री की इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकता है? सौरभ ओनर तो नहीं है, लेकिन सौरभ का इस फैक्ट्री में इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, क्योंकि अगर उस फैक्ट्री को कोई नुकसान हो जाता है तो सौरभ अपना लोन रिकवर नहीं कर पाएगा। क्योंकि सौरभ का इंश्योरेबल इंटरेस्ट है उस फैक्ट्री में, so he can take the insurance policy against that factory. So the principle applicable here is the insurable interest, which says that the presence of insurable interest is must in every contract of insurance. और मैंने आपको बताया था कि उसकी टाइमिंग्स अलग अलग होती हैं। लाइफ इंश्योरेंस के केस में इट मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी, मैरीन इंश्योरेंस के केस में इट मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ द लॉस, और फायर इंश्योरेंस के केस में इट मस्ट बी प्रेजेंट बोथ एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी एंड एट द टाइम ऑफ द लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ऋषभ इंश्योर्ड हिज फैक्ट्री फॉर ₹5 लाख अगेंस्ट फायर। ड्यू टू फायर ही सफर्ड अ लॉस ऑफ ₹2 लाख। पॉलिसी अमाउंट 5 लाख का है, लॉस है 2 लाख। हाउ मच अमाउंट ही कैन रिकवर फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी एंड व्हाई? मैंने अभी अभी आपसे डिस्कस करा, इंडेमनिटी प्रिंसिपल में जो रिकवरी अमाउंट होता है वो या तो पॉलिसी अमाउंट होता है या एक्चुअल लॉस होता है, जो भी उसमें से कम हो। यहाँ पर एक्चुअल लॉस जो है वो कम है, पॉलिसी अमाउंट 5 लाख है, एक्चुअल लॉस 2 लाख है, तो ही कैन रिकवर 2 लाख बिकॉज द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी इज एप्लीकेबल है। और आप नेक्स्ट पॉइंट में बताएंगे व्हाट डज द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी सेज। और इंडेमनिटी प्रिंसिपल में एक और चीज आपको बच्चों याद रखनी है कि जो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी है इट इज नॉट एप्लीकेबल टू लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में एक्चुअल अमाउंट ऑफ लॉस जो है वो पॉसिबल ही नहीं है कैलकुलेट करना। तो जो इंश्योरेंस क्लेम होता है वो होल अमाउंट ऑफ द पॉलिसी का होता है हमेशा, नॉट अकॉर्डिंग टू द एक्चुअल अमाउंट ऑफ लॉस। तो इससे रिलेटेड भी आपको कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि दैट द इंडेमनिटी प्रिंसिपल इज इट एप्लीकेबल टू ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंश्योरेंस। तो इस पे आपको एक्सप्लेन करना दैट इट इज एप्लीकेबल टू फायर एंड मैरीन इंश्योरेंस एंड इट इज नॉट एप्लीकेबल टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। आशीष टुक अ मैरीन इंश्योरेंस पॉलिसी टू कवर द गुड्स एक्सपोर्टेड बाय हिम। अंडर द पॉलिसी गुड्स हैव बीन इंश्योर्ड अगेंस्ट द डैमेज likely to be caused by the sea water. During the voyage, a hole was caused in the bottom of the ship. Through this hole, the sea water entered into the ship, which damaged the goods insured. Can Ashish claim the compensation for the loss? तो इस क्वेश्चन में देखिए बच्चों, जो कॉजेज ऑफ लॉस हैं वो 2 कॉजेज बताए गए हैं। पहले तो शिप में होल हुआ और फिर उस होल के थ्रू वाटर एंटर हुआ, और जो एक्चुअल लॉस ऑफ कॉज है वो है ड्यू टू वाटर। तो डेफिनेटली हम उसको प्रॉक्सिमेट कॉज मानेंगे। तो आप यहां पर आंसर लिखेंगे दैट यस द कंपनसेशन कैन बी क्लेम्ड बिकॉज हियर द प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा दैट इज प्रॉक्सिमेट कॉज इज अप्लाइड because the nearest cause of loss is sea water which was already insured by the insurer. सपोज इस केस स्टडी में दिया होता कि सी वाटर के अगेंस्ट इंश्योरेंस ले रखी थी और जो 2 शिप्स हैं वो कोलाइड हो गई, कोलिजन की वजह से डिले हो गया अराइवल ऑफ द शिप में, और उस डिले की वजह से जो है वो गुड्स डिस्ट्रॉय या डैमेज हो गए या खराब हो गए, और आपसे पूछा जाए कि अब कंपनसेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो उस केस में कंपनसेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि जो कोलिजन है और जो एक्चुअल लॉस ऑफ गुड्स है वो सी वाटर की वजह से नहीं हुआ, कोलिजन की वजह से हुआ, और कोलिजन को रिमोट कॉज माना जाएगा। तो कॉजा प्रॉक्सिमा प्रिंसिपल पे आपको इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपको 2 या 3 कॉजेस दिए हों, उसमें से आपको आइडेंटिफाई करने हो कि कौन सा रिमोट कॉज है, कौन सा प्रॉक्सिमेट कॉज है। तो अगर लॉस प्रॉक्सिमेट कॉज की वजह से हुआ है तो आप आंसर में लिखेंगे कि कंपनसेशन मिलेगा, और अगर एक्चुअल लॉस जो है वो रिमोट कॉज की वजह से हुआ है तो आप आंसर लिखेंगे कि कंपनसेशन नहीं मिलेगा। तो बच्चों हर एक प्रिंसिपल से रिलेटेड एक एक केस स्टडी मैंने डिस्कस कर ली है, और मैं समझती हूं कि इस केस स्टडी के थ्रू आपको हर एक प्रिंसिपल का अब डिटेल एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आए तो कैसे करना है, और अगर केस स्टडी के फॉर्म में आए तो कैसे करना है, ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो आई होप आई हैव रिवाइज्ड विद यू इन अ वेरी इजी मैनर ऑल द प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। अब एक टॉपिक बचता है लाइफ, फायर एंड मैरीन इंश्योरेंस का, 3 टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, जिसका आप सिर्फ कंपैरेटिव चार्ट कर लेंगे जो मैं आपके सामने स्क्रीन पर शेयर कर रही हूं।
एक बार फिर से आप इस चार्ट को रिवाइज कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे तीनों तरह के इंश्योरेंस, तो आपको टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस में से कुछ और याद करने की जरूरत नहीं है। कंपैरेटिव चार्ट बहुत ही आसान है, एक बार पढ़ने के बाद आपको समझ में भी आ जाएगा और 2-3 बार आप इसको पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा और आप इस पे किसी भी तरह के क्वेश्चंस को आंसर भी कर पाएंगे। So with this I end up the revision of chapter 4 business services। जितने भी टॉपिक्स मैंने रिवीजन में कवर अप करे हैं और जिस तरह के क्वेश्चंस मैंने आपके साथ डिस्कस करे हैं, अगर आप इसको बहुत अच्छे से समझ लेंगे, then I hope that any type of the questions from the important topics of the business services you can answer very well and you can score very good marks. So best of luck. See you next time with the revision of another topic and the chapter. Till then, goodbye, stay healthy and connect.